समथिंग इन बिटवीन के 143वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी है। शुक्रवार को हुई 8वें दौर की बातचीत भी हठधर्मिता और प्रतिष्ठा के सवाल की भेंट चढ़ गई। सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों को साफ साफ शब्दों में यह कह भी दिया। किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया कि उनकी घर वापसी कृषि कानूनों की वापसी से ही संभव है। सरकार का इशारा साफ है, वह अब पूरी तरह से अदालत पर निर्भर है। मसलन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला लेगी, सरकार उसे आगे बढ़ाएगी। हालांकि यहां सवाल दूसरा है, करीब सवा महीने से जारी किसान आंदोलन का भविष्य क्या है? इस आंदोलन का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? क्या इसका हश्र भी नागरिकता संशोधन विरोधी कानून के खिलाफ हुए आंदोलन जैसा होगा? तब शाहीन बाग में जमे आंदोलनकारियों की सरकार ने एक नहीं सुनी। फिर इसी बीच कोरोना के बहाने इस आंदोलन का परिणाम सरकार की इच्छा के अनुरूप सामने आया। तो क्या किसान आंदोलन भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा है? ध्यान से देखें और समझें तो मोदी सरकार आंदोलन के संदर्भ में एक जैसा ही रवैया अपना रही है। मतलब आंदोलन को लंबा खींचने दो और इसके परिणाम स्वरूप नए नए मुद्दे खड़े कर दो। इससे बहस की दिशा बदलेगी, आंदोलन के कारण उबे लोग आंदोलनकारियों के खिलाफ हो जाएंगे। बीते 2 आंदोलन में ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। सरकार इस आंदोलन के प्रति भी वही रणनीति अपना रही है। आप जरा जेएनयू और शाहीन बाग के आंदोलनों की शुरुआत और इसके अंत पर ध्यान दीजिए। ऐसा आरोप लगाया गया कि जेएनयू के एक कार्यक्रम में छात्रों के एक समूह ने भारत विरोधी नारे लगाए। कार्यक्रम मोदी सरकार की नीतियों के विरोध के लिए आयोजित हुआ था। विश्वविद्यालयों की फीस और नियमों में हुए बदलाव के विरोध में आयोजित हुआ था और जेएनयू ऐसे आंदोलनों और बहस के लिए हमेशा से जाना जाता रहा। मगर इसके बाद ऐसा माहौल बनाया गया कि वहां देश विरोधियों का जमघट लगा था। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान देश पूरी तरह 2 हिस्सों में बंट गया। सरकारी नीतियों, फीस बढ़ोतरी का विरोध पीछे चला गया और पूरा मामला देश प्रेम बनाम देशद्रोह में बदल गया। अब सवाल है कि सरकार के आरोपों का क्या होगा? अब तक नारे लगाने वाले छात्रों की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस इनकी पहचान तक नहीं ढूंढ पाई। कन्हैया कुमार पर 3 साल बाद आरोप पत्र दायर हुआ। अब कोई यह सवाल नहीं पूछता कि देश विरोधी नारे लगाने वालों में शामिल लोगों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दरअसल सरकार को पता है कि अपने देश में लोगों की याददाश्त कमजोर है। लोग जब बीती बातों, मुद्दों के परिणामों पर चर्चा की सोचते हैं, तब तक सरकार की ओर से नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। दलित युवती से गैंगरेप और हत्या संबंधी हाथरस कांड का ही मामला लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक तौर पर इसे विदेशी साजिश बताया। कहा माहौल खराब करने के लिए मॉरिशस से फंडिंग हुई है। राज्य के एडीजी कानून व्यवस्था ने तो पीड़िता के साथ रेप होने के आरोपों को ही खारिज कर दिया। अब सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में गैंगरेप के बाद हत्या की पुष्टि की है। जरा सोचिए, इसी मामले में मुख्यमंत्री और राज्य के एडीजी के दावों पर इस समय कौन सवाल उठा रहा है? सवाल इसलिए नहीं उठ रहे कि सीबीआई ने जब आरोप पत्र दायर किया, तब तक योगी सरकार ने राज्य में लव जिहाद को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था। अब किसान आंदोलन मामले में भी सरकार ऐसी ही रणनीति पर चल रही है। कृषि कानूनों से जुड़े अध्यादेश और बिल पारित कराते समय हुए विरोध का सरकार को कोई परवाह नहीं है।
बिल के कानून बन जाने के बाद पंजाब और हरियाणा में रेल रोको आंदोलन से धरना प्रदर्शनों के दौर के बीच भी सरकार उदासीन बनी रही। किसान जब दिल्ली घेरने निकले तो इन्हें खालिस्तानी, आतंकवादी और आड़तियों का दलाल साबित करने की कोशिश होती रही। सरकार एक तरफ किसानों से बातचीत करती रही तो दूसरी ओर कृषि कानूनों के समर्थन में राजनीतिक मोर्चा भी खोलती रही। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। जाहिर तौर पर सरकार सोचती है कि दूसरे आंदोलनों की तरह इस आंदोलन में किसान थक जाएंगे, फिर उनके प्रचार अभियान के कारण आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटेगा। मामला अदालत में चला ही गया और अपने देश में अदालतें त्वरित फैसलों के लिए नहीं जानी जाती। मगर क्या इस बार भी सरकार अपने अभियान में सफल होगी? सरकार की सफलता और असफलता का क्या परिणाम सामने आएगा? जाहिर तौर पर इस आंदोलन को सियासत के जरिए खत्म कराने में तुली सरकार बड़ी राजनीतिक भूल कर रही है। इसको इस तरह से समझिए कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले प्रकाश पर्व में प्रधानमंत्री को न्योता नहीं भेजा है। आंदोलनकारी सिखों के मन में यह बात घर करती जा रही है कि सरकार को उनके हितों की परवाह नहीं है। जाहिर तौर पर यह भरोसा खत्म होने का मामला चूंकि पंजाब और सिख बिरादरी से जुड़ा है, इसलिए इसके बेहद खतरनाक परिणाम आ सकते हैं। सिख बिरादरी इस पूरी व्यवस्था में खुद को अलग थलग महसूस कर रही है। शुक्रवार की बैठक में किसान नेता राजेवाला ने कहा भी कि सरकार जानबूझकर उनकी बात नहीं सुनना चाहती, वह इसलिए कि उसके पास ताकत है। इसी बैठक में कई किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानने की धमकी दी। जरा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट आंदोलन के खिलाफ निर्णय देता है और किसान इसे मानने से इनकार करते हैं तो कैसी खतरनाक स्थिति पैदा होगी। किसानों के रुख से पता चलता है कि उसका न सिर्फ सरकार पर से भरोसा उठा है, बल्कि संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता भी उनकी निगाह में संदेह के घेरे में है। जाहिर तौर पर किसान आंदोलन और कृषि कानून अब सियासत का मामला नहीं रह गया है। यह मामला अब भरोसा और विश्वसनीयता से जुड़ गया है। देश के ही एक वर्ग का सरकार और संस्थाओं से भरोसा डिग रहा है। आप कहेंगे कि कोई सरकार से जबरदस्ती अपनी मांगे नहीं मनवा सकता, यह अराजक तरीका है। आपकी बात बहुत हद तक सही होते हुए भी विवाद के हल की उम्मीद नहीं जगाती। यहां सवाल है कि आखिर एक बड़े वर्ग का भरोसा इस कदर क्यों खत्म हो गया है कि वह वर्ग सड़कों पर जान देने पर उतार हुआ है। जाहिर तौर पर यह समय थोड़ा रुक कर पीछे देखने का है। इस पर विचार करने का है कि राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने की कीमत पर हम क्या क्या खोते जा रहे हैं। जिन्हें खो रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत इस देश को भविष्य में चुकानी पड़ेगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट अब भी इस मामले में उम्मीद की एक किरण है। तमाम किंतु परंतु के बावजूद इस संस्था की विश्वसनीयता फिलहाल कायम है। उम्मीद रखनी चाहिए कि शीर्ष अदालत इस विवाद का एक बेहतर हल देगी, ऐसा हल जिसमें सभी पक्ष संतुष्ट होंगे। लोगों का भरोसा शीर्ष अदालत पर घटने की जगह और बढ़ेगा। जाहिर तौर पर उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और हमें कभी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। नमस्कार।